हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। ठीक है। इस टॉपिक से ना एक क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है। वो जब आएगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है। अब होता क्या है रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखिए, इस सिंपल बताने का ये काम करता है कि अगर प्राइस में चेंज आएगा ना तो देखिए ऑब्वियस प्राइस चेंज आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो जब वो काम करेगा तो जब क्वांटिटी डिमांड में जब चेंज आएगा ना तो डिमांड का चेंज आने पे आपका टोटल रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। ये बताने का काम कौन करता है? आपका रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस चेंज होगा तो ऑब्वियस उसका डिमांड पे इंपैक्ट जाएगा। तो डिमांड पे इंपैक्ट जाएगा यानी कि डिमांड का चेंज होने से आपका टोटल रेवेन्यू पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। बस ये यही बताने का काम करता है। ठीक है। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सेंसिटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिमांड, जैसा आपको बताएं। और डिमांड चेंज आपका प्राइस के कारण होगा। ठीक है। तो इसलिए देखिए टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या? प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इतने होगा ना भाई, जितना क्वांटिटी सेल की है उसी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, इट कनेक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ टोटल रेवेन्यू। ऑब्वियस है पर यूनिट एक कॉस्ट का दाम सेम रहता है, तो जितना सेल कीजिएगा क्वांटिटी उतना ज्यादा आपका टोटल रेवेन्यू आएगा। ज्यादा सेल कीजिएगा ज्यादा टोटल रेवेन्यू, कम सेल कीजिएगा तो कम टोटल रेवेन्यू। एकदम बेसिक सेंस है। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखिए दोनों में चेंज लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज। जैसे ये वाला फॉर्मूला जो है सो तो वो हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो उतना पूछता नहीं है, तो इसलिए देखने की जरूरत है नहीं। ये देखिए, ये आपका एमसीक्यू में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। आज बहुत सारे लेकिन इससे भी पूछा गया है। जैसे कि क्या, अब टोटल एक्सपेंडिचर होता है किसी कस्टमर के लिए, या उसको हम लोग एज अ बिजनेसमैन अगर हम लोग हैं तो हम लोग के लिए वो रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर कस्टमर खर्च कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर होगा। तो जो लेना ले लीजिए, बात एक ही पड़ेगा कि उसका जितना एक्सपेंडिचर होगा वही ना हम लोग का जाकर रेवेन्यू बनेगा। नॉर्मल सेंस में जितना कस्टमर खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा करेगा उतना हम लोग का रेवेन्यू बनेगा। तो देखिए एग्जाम में पूछता क्या है, अगर इलास्टिसिटी ईडी इज ग्रेटर देन वन, यानी कि ईडी ग्रेटर देन वन हो तो उसमें क्या होगा? अगर आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है? आपका टीआर। ठीक है। यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टीआर है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो टीआर क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। याद रखिएगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन है तो प्राइस का बढ़ने से आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? घटेगा। ऑब्वियस जैसे बताया, देखिए प्राइस बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड गिरेगा। अब क्वांटिटी डिमांड अगर गिरता है इट मीन कम आप सेल कीजिएगा। आप क्वांटिटी कम सेल कीजिएगा, अगर क्वांटिटी से सेल कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका टोटल रेवेन्यू भी तो कम होगा। हो कि नहीं? तो इसी लॉजिक के आधार पे सब है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप सबको थोड़ा सा, बाकी सबको उतना डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। वैसे भी आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं है। देखिए, तो एकदम याद रखना क्या है कि अगर ईडी ग्रेटर देन वन हो तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल रेवेन्यू यानी क्या होगा? आपका गिरेगा। यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा, अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा? आपका बढ़ेगा। तो शॉर्टकट में याद क्या रख सकते हैं हम लोग? अगर ईडी ग्रेटर देन वन है तो आपका प्राइस और आपका टीआर में क्या क्या चल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है। इनवर्स चल रहा है यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा दूसरा आपका क्या हो रहा है? टीआर बढ़ रहा है। तो इस तरह से याद करने का ये शॉर्टकट ट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट, अगर वो ईडी लेस देन वन है तो यहाँ पर क्या प्राइस बढ़ रहा है तो देखिए आपका टीआर भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि एक बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो आपका टीआर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आपका प्राइस अगर घट रहा है तो टीआर भी क्या हो रहा है? आपका घट रहा है। डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक यानी इक्वल टू वन हो तब क्या होगा? प्राइस चेंज, प्राइस आपका हो सकता है बढ़े, हो सकता है प्राइस आपका घटे, बट आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। यानी कि आपका जो टीआर है वो क्या आपका कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ईडी इज इक्वल टू जीरो। ईडी इज इक्वल टू जीरो अगर होगा तो सेम एज ईडी इज इक्वल टू वन, मतलब लेस देन वन, सेम। यानी क्या? डायरेक्ट रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। डायरेक्ट रिलेशन क्या? ये देखिए ये वाला को वो इसके बराबर, ये इसके बराबर बोलते हैं यहाँ पर, है ना? सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, वो नहीं होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, वो नहीं, ये वाला आपका इसके बराबर, ये ना लेस देन वन, यहाँ भी लेस देन वन है। तो डायरेक्ट रिलेशन मतलब व्हाट? ये भी बढ़ रहा है आपका, ये भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो सेम लॉजिक पे वो फ्लो करता है। ठीक है।
और इन्फिनिटी हो तो अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इन्फिनिटी, देखिए ये हाइपोथेटिकल केस है तो इसलिए थोड़ा ऐसा है, ठीक है, क्योंकि आप देख पढ़े होंगे प्राइस इलास्टिसिटी में कि अगर हल्का से भी चेंजेस आएगा तो इट मीन्स व्हाट, कि वो इन्फिनिटी पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए प्राइस अगर बढ़ता है तो सीधा एक्सपेंडिचर क्या, जीरो, कस्टमर एकदम जीरो कर दिया। और यहाँ क्या, अगर घटता है तो एक्सपेंडिचर, ये निकालना पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर लिखा क्या गया, टोटल एक्सपेंडिचर बिकम वेरी लार्ज, थ्योरेटिकली एक्सट्रीमली हाई। तो देखिए इफ ईडी इज इक्वल, यहाँ इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, पर होता क्या है, मोर एक्यूरेटली यहाँ पर देखने लिख दिया, अगर प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। प्राइस कैन नॉट फॉल परफेक्ट इलास्टिक मॉडल, बट इफ अलाउ थ्योरेटिकली क्वांटिटी बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज, सो टोटल एक्सपेंडिचर टेंड टू बी वेरी हाई, नॉट लिटरली इनफाइनाइट। सो इंस्टेड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी लिखने के बजाय इट्स बेटर क्या होगा लिखना कि प्राइस अगर गिरता है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर वेरी हाई। ये बोला था, ये थ्योरेटिकली है, ये सब समझाने के लिए था, उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो बस सिंपली बस खाली याद क्या रखना है आपको, बस सिंपली बस याद रखिएगा क्या, कि भाई अगर प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका जीरो होगा, लेकिन अगर घटता है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बिकम वेरी लार्ज, ठीक है। ये इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं होता है वो। ये आपका उसका ग्राफ है, ये अगर आप ग्राफ देखे होंगे, देखिए इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन वन मतलब क्या, देखिए इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। और ये देखिए ये इट इज इक्वल टू वन, यूनिटी इलास्टिसिटी है, यहाँ पर ये बढ़ रहा है या घट रहा हो, यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या कॉन्स्टेंट है, ये देखिए एक्सपेंडिचर ये प्राइस क्या कॉन्स्टेंट है ना, सब सेम सेम है। और अगर ईडी आपका लेस देन वन है तो प्राइस बढ़ने पे आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और ये प्राइस घटने पे आपका एक्सपेंडिचर भी घटेगा, ये क्या आपका डायरेक्ट रिलेशन, इसमें था इनवर्स, इसमें क्या था डायरेक्ट रिलेशन, ठीक, शॉर्टकट में याद रखने के लिए। अब देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, इससे भी जो मेनली पूछा गया है ये वाला, एम आर इज इक्वल टू ए आर, फिर ब्रैकेट में डाल के वन माइनस वन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखने क्या मिलता है, ईडी ग्रेटर देन वन हो, इट मीन्स मार्जिनल एम आर क्या होता है आपका पॉजिटिव, सॉरी एम आर यहाँ होता है पॉजिटिव, और टी आर क्या होता है आपका राइजिंग कर देता है। अगर आप ठीक से पढ़े होंगे रेवेन्यू चैप्टर, याद कीजिए कुछ ऐसा एक पढ़े होंगे, ऐसे टी आर रहता है, ऐसे आपका एम आर रहता है, ये इस टाइप से है। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हुआ, ये ओहो, एक मिनट ना, ऐसे है वो। अगर आप पढ़े होंगे रेवेन्यू चैप्टर तो आपको याद होगा कि अगर जब तक एम आर पॉजिटिव रहता है, जब तक ये पॉजिटिव है बताए भी हैं, अगर जब तक ये पॉजिटिव है तब तक आपका टी आर देखिए इंक्रीज करते रहता है, अगर आप क्लास 12 में पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और जैसे ही आपका एडी इक्वल टू वन होगा तो आपका एम आर क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि जब ये एम आर जीरो होता है तो आपका टी आर क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम में चल जाता है कि नहीं, याद कीजिए क्लास 11 में पढ़े होंगे टी आर मैक्सिमम, है ना। और ईडी इज इक्वल टू लेस देन वन हो तो एम आर क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर एम आर ये वाला कर एम आर का है, ये टी आर का है, ये एम आर का है, जब ये एम आर नेगेटिव होता है तो टी आर क्या होता है आपको धीरे धीरे गिरने लगता है, तो देखिए टी आर यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो यही था, ठीक है। यही चीज यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, अगर एम आर पॉजिटिव तो टी आर राइजिंग, एम आर जीरो तो टी आर हाइएस्ट, और एम आर नेगेटिव तो टी आर फॉलोइंग, सबको बताएं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में पूछता है वो ये वाला, टी आर इज मैक्सिमम वन, एम आर इज जीरो, यानी कि ईडी इज इक्वल टू वन, याद रखिएगा ईडी इज इक्वल टू वन, इट मीन्स आपका एम आर इज इक्वल टू जीरो, और इसी के आगे क्या, टी आर आपका क्या मैक्सिमम, टी आर आपका मैक्सिमम, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। अ रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड और एम आर करके है, ये सब आप पढ़े होंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, हम आपको जस्ट शॉर्ट में दिखाते हैं। देखिए ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में याद कीजिए पढ़े होंगे, वहां पर आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है और इज इक्वल टू प्राइस, ये ऐसा लाइन याद कीजिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट में पढ़े होंगे, ए आर इज इक्वल टू एम आर और एम आर इज इक्वल टू प्राइस। और कहाँ चला गया, इम्परफेक्ट, ये रहा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, जहां पर इम्परफेक्ट में खासियत क्या होता है, इम्परफेक्ट में खासियत होता है कि अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा, मतलब अगर और क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं तो क्वांटिटी सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस गिराना पड़ेगा, तो आपको क्वांटिटी सेल क्या होगा, बढ़ेगा, इसका उल्टा भी होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, टू सेल मोर यूनिट प्राइस मस्ट फॉल,
इसका कर्व कैसा रहता है, इसका कर्व याद कीजिए, अगर टी आपका कर्व पढ़े होंगे तो ये इस टाइप का रहता है, या इधर रहता है ए आर, इधर क्या रहता है एम आर, इस टाइप से रहता है। याद होगा तो आपको, अगर क्लास 11 में पढ़ के आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, तो ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो सब आता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में से परफेक्ट आता है, इम्परफेक्ट में आपका मोनोपोली आएगा, आपका मोनोपोली आएगा, आपका मोनोपोलिस्टिक आएगा, आपका ओलिगोपोली आएगा, डियोपोली आएगा, सब इसी में जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा शॉर्ट में हम कर दिए थे कि जहां पर टी आर, एम आर और ए आर तीनों का रिलेशनशिप क्या रहेगा, सो। ठीक है, तो अगर ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ईडी आपका इन्फिनिटी है, तो टी आर इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली एज आउटपुट इंक्रीजेस। देखिए मेन जो होता है ना, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये दोनों क्या है ना, थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है, तो वो थोड़ा बनता नहीं करने, तो फोकस कीजिए। टी आर इस तरह से इंक्रीज करेगा, और एम आर इज इक्वल टू ए आर, यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट, ए आर इज इक्वल टू एम आर, जो परफेक्ट मार्केट में पढ़े हैं कि ए आर और एम आर बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट जो लिखा हुआ है ना, इसको एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए आर कॉन्साइड विथ एम आर, यानी कि ये जो डायग्राम बनाए थे ना, यानी कि दोनों क्या सब मतलब ऐसे ही रहता है ना, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, यानी क्या सब इसी पे है, कॉन्साइड मतलब क्या, सब एक दूसरे के ऊपर ही लैप्स कर रहा है, चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ग्रेटर देन वन इलास्टिक, यानी क्या हो रहा है, आपका टी आर इंक्रीज करेगा और आपका एम आर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आसान भाषा में समझिए पॉजिटिव रहेगा, जो ऊपर भी बताए थे। और कर्व कैसा रहेगा यहाँ पर का, अगर वो इम्परफेक्ट मार्केट में रहेगा तो एम आर बिलो ए आर, इम्परफेक्ट मार्केट में पॉसिबिलिटी है, ये केवल परफेक्ट मार्केट के लिए है। तो एम आर बिलो ए आर, जैसे यहाँ पर है, देखिए एम आर जो है आपका बिलो है ए आर का, वैसा कब होता है, जब आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होता है, इट इज इक्वल टू वन होता है, आपका टी आर क्या मैक्सिमम, जैसा कर्व बताया था, और एम आर क्या होगा जीरो, जो डायग्राम बना के दिए थे आपको, ऐसा टी आर का कर्व था, ऐसा एम आर का था, ये तो जब ये जीरो था तो ये क्या था, आपका टी आर मैक्सिमम था। और कर्व कैसा रहता है आपका, ए आर ग्रेटर देन एम आर, तभी ना आपका यहाँ पर मैक्सिमम में हो जाएगा, अगर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम में जाए तो ऐसा होना चाहिए। ईडी लेस देन वन, यानी कि यहाँ टोटल रेवेन्यू क्या गिर रहा है, और यहाँ पर एम आर क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स व्हाट, कि वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में जा रहा हो, बट एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एम आर नेगेटिव है और ए आर पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए जब परफेक्टली इनलास्टिक है, क्योंकि हाइपोथेटिकल हो गया ना यहाँ पर, तो टी आर डिक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल, टी आर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस, ये दिया हुआ है। अब यहाँ एम आर नेगेटिव तो है, बट वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सिंपली नेगेटिव नहीं गया, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिव चला गया, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि परफेक्टली इनलास्टिक, ये सब क्या है ना कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस, इमेजिनरी सिचुएशन में क्रिएट होता है, इसलिए तो इसे एग्जैक्ट वैल्यू देने में दिक्कत होता है, कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मेनली ये तीनों कैलकुलेट करने में पॉसिबल बनता है। क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे संदीप गर्ग का किताब, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा रहता है इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, और यहाँ पर क्या एम आर बिलो ए आर, यहाँ पर भी देखिए ये जो लिखा हुआ यहाँ पर भी सेम है दोनों में, बस अंदर क्या है कि यहाँ पर एक हद तक, एक लिमिट तक है, और ये क्या है भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बस इतने का अंतर है। ठीक है, अब क्या है, ज्यादा डिफरेंस कितना तक ज्यादा है वो बताना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था, और ये जो नीचे है तो उसी का बस डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो इतना काफी है। ठीक है।